नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता श्रेय के प्रश्न उत्तर तथा अभ्यास कार्य करेंगे। इसके कवि अज्ञेय जी हैं। बच्चों, इस कविता को आपने क्लास में अच्छी तरह से समझ लिया था और याद भी कर लिया था। तो बच्चे, इसका पहला प्रश्न मौखिक है, जिसमें पूछा गया है कि किसी ने क्यों कहा कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है। इनके आंसर हमने संक्षिप्त में देने हैं। तो इसका उत्तर है, आंधी पानी में भी अपना सिर ऊंचा किए हुए सीधा खड़े होने के कारण पेड़ को अपनी जगह पर अड़ा हुआ कहा गया है। अगला है, पेड़ किसकी तरह खड़ा है? लोह स्तंभ की तरह। लोह स्तंभ मतलब लोहे के खंबे की तरह। अगला है, पेड़ ने क्या भांप लिया? मतलब क्या जान लिया? पत्तियों की सरसराहट की आवाज से किसी अनहोनी घटना को पेड़ ने भांप लिया। अगला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। पेड़ कैसी स्थिति में सीधा खड़ा है? तो बच्चों, इसका उत्तर है आंधी पानी में। अगला है, पेड़ किसकी हरियाली ओढ़े खड़ा है? विनम्रता की। पेड़ क्या नहीं लेना चाहता? झूठा श्रेय, यानी कि झूठी तारीफ। श्रेय मतलब तारीफ। अगला है लिखित प्रश्न। इसके हम पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कविता में पेड़ को लोह स्तंभ क्यों कहा गया है? लोह स्तंभ अर्थात लोहे के खंबे की तरह। सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, तूफान आदि का सामना करते हुए अपने स्थान पर मजबूती से खड़े होने के कारण पेड़ को लोह स्तंभ कहा गया है। आपको पता है ना, जैसे लोहा, जो लोहे का खंबा होता है, वो अपनी जगह पर डटा हुआ रहता है, उसको कोई नहीं हिला सकता। इसी तरह पेड़ भी अपने स्थान पर लोहे के खंबे की तरह खड़ा है। पेड़ क्यों कांप उठा? पेड़ स्वयं को दिए जाने वाले झूठे श्रेय से, श्रेय मतलब तारीफ से घबरा गया था। झूठी प्रशंसा से उसे किसी अनहोनी घटना का संकेत मतलब इशारा मिल गया था, इसलिए पेड़ कांप उठा। अगला है, पत्तियां चुप न रह सकी। पत्तियों ने चुप न रहकर क्या किया? पत्तियों ने चुप न रहकर सर का शोर करना शुरू कर दिया। आपने देखा है कि जब हवा चलती है तो पेड़ की पत्तियों से सर की आवाज आती है। अगला है, किसी ने पेड़ से क्या कहा? संक्षेप में बताइए। किसी ने पेड़ से यह कहा कि तुम सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, तूफान आदि का सामना करते हुए विनम्रता पूर्वक अपने स्थान पर लोहे के खंबे के समान सीधे खड़े हो। अगला है, पेड़ ने किसे श्रेय दिया और क्यों? पेड़ ने अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को श्रेय दिया, क्योंकि मिट्टी ने ही पेड़ की जड़ों को मजबूती से हमेशा जकड़ा हुआ था। जकड़ा हुआ मतलब पकड़ा हुआ था, जिसके कारण वह लोहे के खंबे के समान अपने स्थान पर सीधा खड़ा रह पाया। तो बच्चों, ये आपने लघु उत्तरीय प्रश्न करे। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, पेज नंबर 66 है और इसमें व्याकरण बोध है। व्याकरण बोध में आपको ऊपर शब्द दिए हैं। इन शब्दों को आपने बताना है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक है या भाववाचक है। व्यक्तिवाचक मतलब जब हम किसी का नाम बोलते हैं। जातिवाचक मतलब जिससे संपूर्ण जाति का पता लगता है। और भाववाचक जिसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों, ये देखिए, जो गंगा है, सूरज है और चांद है, ये तीनों नाम हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला, पत्तियां, ऋतुएं, पेड़, आम, माली, ये सब जातियां हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला है भाववाचक संज्ञा।
विनम्रता, मित्रता, करुणा, हरियाली, इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। अगला है विलोम शब्द। बच्चों, विलोम मतलब अपोजिट। झूठा का सच्चा, सूखा का गीला, विनम्रता का उद्दंडता, उदय का अस्त, उदय मतलब निकलना और अस्त मतलब छिपना, घटता मतलब नीचे होना और बढ़ता मतलब ऊंचा होना। अब ऊंचा का विलोम नीचा। अब विनम्रता का मतलब दयालु और उद्दंडता का मतलब बहुत ज्यादा कठोर, शैतान। अगला है लिंग की पहचान करनी है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी संज्ञा शब्द होते हैं, जो शब्द दिए होते हैं, उनसे आगे हमने अच्छी या अच्छा लगाना होता है। अब देखिए, अच्छी सूरज की अच्छा सूरज, अच्छा सूरज, तो इसका मतलब ये पुल्लिंग है। अच्छी धरती या अच्छा धरती, अच्छी धरती, इसका मतलब स्त्रीलिंग है। आगे अच्छी डालियां या अच्छा डालियां, अच्छी डालियां, इसका मतलब ये भी स्त्रीलिंग है। अच्छा स्तंभ या अच्छी स्तंभ, अच्छा स्तंभ, तो इसका मतलब पुल्लिंग है। अच्छी बिजली या अच्छा बिजली, अच्छी बिजली, तो इसका मतलब स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही अच्छा चांद या अच्छी चांद, अच्छा चांद, इसका मतलब पुल्लिंग है। अच्छा पेड़ या अच्छी पेड़, अच्छा पेड़, इसका मतलब ये भी पुल्लिंग है। अच्छी मिट्टी या अच्छा मिट्टी, अच्छी मिट्टी, इसका मतलब स्त्रीलिंग है। अच्छी पत्तियां या अच्छा पत्तियां, अच्छी पत्तियां, इसका मतलब ये भी स्त्रीलिंग है। अच्छी आंधी या अच्छा आंधी, अच्छी आंधी, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। तो ये हमारी पहचान करने का तरीका है कि हम संज्ञा शब्द से पहले अच्छा या अच्छी लगा सकते हैं या फिर संज्ञा शब्द के बाद क्रिया लगा सकते हैं, होता या होती। ठीक है, जैसे सूरज होता है या सूरज होती है, तो सूरज होता है तो यानी कि पुल्लिंग है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है तत्सम तद्भव देशज तथा विदेशी शब्द छांटकर तालिका में लिखिए। बच्चों, तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के शब्द, जिनको हमने संस्कृत के शब्दों को एज इट इज अपनी हिंदी में प्रयोग कर लिया है। ठीक है, और तद्भव के शब्द होते हैं हिंदी के शब्द, जिनमें संस्कृत के शब्दों में कुछ परिवर्तन करके हमने उनको हिंदी में यूज किया है, थोड़ा बहुत उनमें चेंज किया है। अगला है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? जो हमारे देश के अंदर बोले जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में। ठीक है, और विदेशी शब्द जो दूसरे देश से आए होते हैं, विदेश से आए होते हैं, और उनको हमने अपनी भाषा में एज इट इज इस्तेमाल कर लिया है। अब देखिए, अग्नि, हास्य, अभिलाषा, क्षेत्र, सूर्य, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। टोपी, नींद, उपजाऊ, गर्मी, मूर्खता, ये सब हिंदी के शब्द, यानी कि हिंदी में हमने इनको प्रयोग किया है, थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके। आगे है देशज शब्द, यानी कि जो देश के अंदर क्षेत्र में बोले जाते हैं अलग अलग। टेकड़ी, दुभाष्य, धोकनी आदि। अगला है विदेशी शब्द, जो विदेश से आए हैं उनको हमने हिंदी में प्रयोग कर लिया है, जैसे निशान, मुकाम, मुश्किल, सौदागर और फैंसी और थिएटर, हिमाकत आदि। ठीक है, अब अगला है समान तुक वाले शब्द, यानी कि तुकात्मक शब्द बोलते हैं हम इनको, एक तरह से बोले जाते हैं, जैसे बड़े हो, कड़े हो, खड़े हो, गड़े हो, है ना। इसी तरह उखड़ा, उजड़ा, मुखड़ा, इसी तरह गिरा का घिरा, निरा, फिरा, काप उठा का भाप उठा, बदलती है का गरजती, चमकती, उड़ती का गिरती है, मुड़ती है। ठीक है, ये है इसके समान तुक वाले शब्द। आगे है रिक्त स्थान में पर्यायवाची शब्द भरिए। बच्चों, घर को हम गृह बोलते हैं, सदन बोलते हैं, भवन बोलते हैं, अंधेरा को अंधकार बोलते हैं, तिमिर बोलते हैं, तम बोलते हैं। अतिथि को हम मेहमान बोलते हैं, आगंतुक बोलते हैं, पाहुना बोलते हैं। इच्छा को हम मनोरथ बोलते हैं, चाह बोलते हैं, अभिलाषा बोलते हैं। जंगल को हम वन बोलते हैं, अरण्य बोलते हैं, कानन बोलते हैं।
नदी को हम तरंगिनी बोलते हैं, सरिता बोलते हैं, तटिनी बोलते हैं। पुत्री को हम बेटी बोलते हैं, सुता बोलते हैं, तनिया बोलते हैं। पेड़ को हम तरु बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं, विटप बोलते हैं। तो बच्चों ये पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखिए। अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ वाले। जैसे कर को हम हाथ भी बोलते हैं और कर को हम टैक्स भी बोलते हैं। धन को हम दौलत भी बोलते हैं और धन को जोड़ भी कह सकते हैं। धन का अर्थ जोड़ भी होता है। अंबर का अर्थ आसमान भी होता है और अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है। पत्र का अर्थ चिट्ठी होता है और पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है। तो बच्चों ये हमारे अनेकार्थी शब्द हैं। अब आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो बच्चों आज हमने लघु उत्तरीय प्रश्न और अभ्यास कार्य किया है। अभ्यास कार्य को आप अपनी पुस्तक में करेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न को आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में करेंगे। बच्चों अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए बच्चों, धन्यवाद।